Okay, class. So we are going to start with the subject areas of public administration. Before this, previous class में हमने डिस्कशन की है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मेन डेफिनेशन क्या है और इसके कोर एरियाज क्या है। अभी से ऑनवर्ड जो है हम इसकी मेन जो डेप्थ में इसके थ्योरीज, इसके क्या कंसेप्चुअल आइडियाज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट एरियाज के जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी थ्रू एक गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती है, वो क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ये एक पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले इस पूरे जो प्रोसेस के अंदर फर्स्ट वन विच इज इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसका मतलब क्या है? लाइकवाइज के ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर इट हेल्प्स द गवर्नमेंट के वो डिजाइन कर सके अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जिसमें वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, मेंटेन कर सके अकाउंटेबिलिटी को और अचीव कर सके पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को। अब इसी के अकॉर्डिंगली थ्री मेन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में आइडिया दिया था, जिनमें से प्रोमिनेंट नेम जो है वो मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर ने ये कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑपरेट होती है थ्रू लीगल, रैशनल अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होगी और लीगल या लॉ क्रिएट होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो किस चीज के लिए है? टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये जितनी भी एजेंसीज है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को जो है, अपनी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करनी होती है। दूसरी तरफ सेकंड प्रोसेस के अंदर जो है वो विच इज अबाउट पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर ये है कि जो भी मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर द गवर्नमेंट, उनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। लाइकवाइज मुमकिन है कि अब जैसे कि अभी हम पीपीएससी या एफपीएससी का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि यहाँ पे एक तो एक प्रोसेस है, क्या है कि आपने एक एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका जो है वो एक साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है, देन आपका जो है बल्कि उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल जो है वो प्रोसेस जो है वो पास होते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है एंड देन आपको एक कुछ ऐसी असाइनमेंट्स दी जाती है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखी जाती है। तो सेकंड प्रोसेस ये है कि इनिशियली हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि दो के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पब्लिक, जहाँ पे लोगों को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट के पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली ये सारी रिक्रूटमेंट होनी है, जिस प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग करनी है उसके लिए बजटिंग रिक्वायर है, उसके लिए ऑडिटिंग रिक्वायर है, उसके लिए फिजिकल कंट्रोल रिक्वायर है। ये चीजें पॉसिबल होंगी, बजट एलोकेशन होगी तो ही कोई प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है। एंड देन विच इज इम्पोर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बाकी जितने भी हम सब्जेक्ट्स की बात करें उन सब्जेक्ट्स की तरह ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक लॉ है जिसमें एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी की जा सकती है, उनकी परफॉर्मेंस जैसे केपीआई जो है वो डिफाइन होती हैं, उन्होंने किन एरियाज को जो फोकस रखना है, उनकी जेडीज जो है वो डिफाइन होती हैं और उनको एक प्रॉपरली एक लॉ ओबीडिंग जो लॉ जो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। एंड लास्ट वन विच इज इम्पोर्टेंट कि जो ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है अक्रॉस द नेशन, ये किस लिए काम कर रही होती है? ये डेवलपमेंट के लिए काम कर रही होती है। क्यों ये ब्यूरोक्रेसी को या ब्यूरोक्रेट्स को लोकल जो है वो गवर्नमेंट के अंडर जो है वो लगाए, इनको अपॉइंट क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो रिक्वायर्ड है? वैसे तो हमारे जो है बहुत सारे और मेंबर्स भी हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्यों रिक्वायर्ड है? व्हाई ब्यूरोक्रेट्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन टू लाइक टू ऑर्गेनाइज द कंट्री? व्हाट कैन बी द रीजन? हाँ जी क्लास। जी अक्सा खान। मैम मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था। मैम जी जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, मेरा ना फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया था।
तो आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे प्लीज समरी में कि आप क्या पढ़ा रहे प्रीवियस हो और क्या प्रीवियस कर रहे क्लास हो। में जस्ट हम लोगों ने आउटलाइन डिस्कस की है और डेफिनेशन डिस्कस की है, उससे ज्यादा हमने कोई डिस्कशन नहीं की। पहले उस लेक्चर के अंदर कोशिश यही की थी कि जस्ट आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। मेजरली जो टॉपिक्स हैं वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और ओके मैम। अगर और अब आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके, देन आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। और मैम आज हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं मतलब उसके कंटेंट जी के। बिल्कुल। ओके। ठीक है जी, कोमल ज़ाहरा आपने हैंड रेज किया है। इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लेजिस्लेशन हो गई है तो अब उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। हमने लॉज बना दिए, हमने पॉलिसीज बना दी हैं, अब उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो उनके एग्जीक्यूशन के लिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जैसे कि अब हम कह लें अब पुलिस डिपार्टमेंट है, तो अब लॉज तो बना दी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने, अब पुलिस के थ्रू उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। तो ब्यूरोक्रेसी इसकी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है? Is there any direct link between bureaucracy and development of a state? यस मैम। मैम सेक्रेटरी जैसे होते हैं How? ना, मैम सेक्रेटरी जी जो होते हैं डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ, तो वो पॉलिसीज बना सकते हैं मैम। तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिसीज में, पब्लिक पॉलिसीज में। पब्लिक पॉलिसीज में करेंगे, और वो पॉलिसीज बनाई किस लिए जाती हैं? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। वो किसी भी जी मैम। एस्पेक्ट की बात हो सकती है। एंड यस इट्स एजुकेशन। ट्रू के, जी बिल्कुल, यस इट्स ट्रू के जो ये पूरा प्रोसेस है, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मुलेशन, then to implementation and last one which is evaluation, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड है। तो पब्लिक पॉलिसी इज इक्वल टू, या कह सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड evaluation ऑफ पॉलिसीज फॉर द पब्लिक। ये वो की एरियाज हैं जिन पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थॉरली जो है इसका पूरा होलिस्टिक फ्रेमवर्क, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, देन द सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल जो कि सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, देन बजट की फाइनलाइजेशन, और इन्हीं को जो है वो इन लीगल फ्रेमवर्क पे रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड लास्ट वन विच इज इम्पोर्टेंट कि ये जितने भी पर्सनल हैं इनको इसलिए इलेक्ट किया जाता है कि जो नेशन की जो डेवलपमेंट है उसको ओवरलुक किया जा सके, उसको ओवरसी किया जा सके। द पॉइंट इज कि क्या के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हम बात करें इश्यूज है, और क्या मेजरली जो है वो चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, द पॉइंट इज सबसे पहले तो आपको लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि डेमोक्रेसी की कोर असम्पशंस क्या है, और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी की कोर असम्पशंस क्या है। जी कोमल जरा आप बताएं, व्हाट इज डेमोक्रेसी? हैंड रेज किया था एक क्वेश्चन करने के लिए। जी जी तो मैम आपने बताइए। पिछले स्लाइड में एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में किसी का नेम बताया था, वो मेंशन मैक्स कर दें। वेबर। उसको मैक्स थोड़ा वेबर। एक्सप्लेन कर दें, आपने उसमें क्या बताया था। ओके, बेसिकली तो मैंने कहा था उसमें 3 मेन प्रोमिनेंट नेम है, जिनमें से अमंग्स दोस्त जो प्रोमिनेंट है ना वो मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर की जो थ्योरी है, कॉर्डा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उनका कहना ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ऑपरेट होती है थ्रू लीगल रैशनल अथॉरिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड सेकेंड वन ब्यूरोक्रेसी। मैंने इनका इसलिए फोकस में रखा है क्योंकि आगे चल के हमने ब्यूरोक्रेसी को मेजरली डिस्कस करना था। Max Weber said that a organization operate through legal rational authority मैम and मैम आपने bureaucracy. डेमोक्रेसी This पूछा is था। जी जी तो मैम जी जी डेमोक्रेसी जी बेसिकली ये होता है जिसमें जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है वो लोगों के हाथ में होती है। लोग जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, और इनकी अथॉरिटी भी होती है, दैट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द पीपल। अब अगर हम बात करें द कोर इशू कि क्या है, एक तो ये कि डेमोक्रेसी जो है वो इम्फेसाइज करती है लोगों की पार्टिसिपेशन, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी इक्वालिटी। ऑन दी अदर हैंड
जब हम बात करते हैं ना ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी किस चीज को स्ट्रेस कर रही होती है? एक प्रॉपरली एक हायरार्की है, कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सपर्टीज हैं, कुछ एफिशिएंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली पूरा जो है वो सिस्टम क्रिएट हुआ है। अब तो टेंशन कहाँ पे राइज होती है? जब ब्यूरोक्रेसी रिजिड हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए किनके साथ? डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस के साथ। तो वहां पे जो है ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी जो है वो एक कन्फ्रंटेशन में आते हैं। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, उसमें उन्होंने इंश्योर किया है एक रैशनल एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का। जो प्रीवियस वन में भी मैंने अभी हमने जो डिस्कशन की है, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट होती है विद द हेल्प ऑफ लीगल अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो यस, इट्स ट्रू कि एक स्टेट को जो है वो डेवलपमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड है। कि यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कोई ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी बिल्कुल कन्फ्रंटेशन में होती है? हाँ जी, फराज कलीम। मैम सिंध की अगर बात करें तो हम हमारे सिंध में जो उत्तर साइड होती है, मतलब कश्मीर साइड जो होगी या जैकबाबाद हो गया, सखर हो गया, ये वाली जो साइड्स होती हैं ये थोड़े हार्ड एरियाज होते हैं। मतलब कि इनमें जो ना वो हमेशा टसल होता ही होता है इनके दरमियान, डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। और अगर सिंध से बाहर निकलें तो बलूचिस्तान में भी हम देखेंगे वहाँ पे टेंशन ज़्यादा है इनके दरमियान। और अभी आज़ाद कश्मीर में भी चल रहा है डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान अभी करंटली। ओके, जैसे कि अभी जैसे प्रीवियसली कोमल ज़ारा ने भी बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सॉरी जो डेमोक्रेसी है, दैट इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको जो है वो लोग सिलेक्ट करते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है कि सच एस इन्होंने जो है वो लाइक इनकी प्रायोरिटी में क्या होता है? लाइक इन्होंने स्पेंडिंग करनी होती है, एजुकेशन को देखना, हेल्थ को और डिफेंस को। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं ना ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? बजट एलोकेशन करना, एस्टिमेट करना रेवेन्यूज को, एलोकेट करना फंड्स को, और इम्प्लीमेंट करना अप्रूव्ड बजट को, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पे ब्रिज क्या है? ब्रिज ये है कि पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, व्हाइल दैट ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिसाइड करती है हाउ टू इम्प्लीमेंट। जब बजट में कहीं ना कहीं लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा वहां पे इफेक्ट होती है। और जैसे पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जो है वो कंट्री है, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं मोर पावर देन इलेक्टेड ऑफिशियल्स ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज और कंटिन्यूटी। बट यहाँ पे इनके लिए जो है वो हिंड्रेंस कहाँ पे आती है? जब पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आके लाइक इंटरफेयर करती है इनके प्रोजेक्ट्स में, तो वहां पे ये अपने फंक्शंस भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी की हैं ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये एक मेन जो है वो हर्डल है ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी की। जी फराज, मुझे आपने हैंड रेज किया है। मैम डेमोक्रेसी में कॉमन पीपल और मिनिस्टर्स जो होंगे, इलेक्टेड पर्सन जो होंगे, एमपीएस एमएनएस, वो आ जाएंगे ना डेमोक्रेसी में? हाँ जी, मतलब दोनों आ सकते हैं, मतलब कि हमारी जो अवाम है और जो मिनिस्टर्स हैं वो दोनों आएंगे डेमोक्रेसी में ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी जो अवाम है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव को आगे लेके आती है ना। तो हम दोनों को कह सकते हैं डेमोक्रेसी में, दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके मैम। ओके, नाउ कम टू मैम अभी जो आपने पॉइंट दोबारा कर दें। जो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की है। हाँ जी, एग्जांपल की बात कर रही हूँ वैसे। हाँ जी मैम, जो पॉइंट्स अभी बताए एक्चुअली वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो गई थी, नेट का इशू था मेरे पास। ओके, ये कोमल ज़ारा आप बताएं विच पॉइंट आई हैव डिस्कस। यस मैम, तो आपने बताया कि डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। डेमोक्रेसी के थ्रू जो पॉलिसीज, अब जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो, अब जैसे पार्लियामेंट अगर एग्जांपल ले ली जाए तो पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस कोई पब्लिक का ओपिनियन लेकर आते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज आपने कहा कि हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई काम करना है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई काम करना है, तो वो ओपिनियन पब्लिक का डेमोक्रेसी के थ्रू आता है पार्लियामेंट में। अब आगे उसके बाद उसके ऊपर लॉज बनेंगे, कुछ होंगे तो उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन आगे वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होती है।
Okay, good Komal Vijay. Now come towards that point, उस मॉडल के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि मैक्स वेबर ने दिया था। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया था और इन्होंने जो है ब्रॉडर वे में इस चीज को रिप्रेजेंट किया है कि कैसे जो है वो अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन होती है। ही कंसिडर कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक बहुत मोस्ट रैशनल, एफिशिएंट और प्रेडिक्टेबल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की फॉर द मॉडर्न गवर्नमेंट। और इसमें जो है इस थ्योरी के अंदर उन्होंने जो है वो 3-4 मेन एरियाज जो है वो डिस्कस किए हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम है वो कैसे कैटेगराइज। सबसे पहले तो इनके जो है रूल्स सेट होते हैं, ये अपने रूल्स से जो है वो सेपरेटली कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें ना ट्रेडिशनल अथॉरिटी के साथ, ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या थी जो कि बेस्ड की थी कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस के ऊपर। जैसे मोनार्क्स थे तो वो कस्टम्स को देखते हुए एज अ लीडरशिप वर्क कर रहे होते थे। उसके बाद जबकि जो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द रूल्स, दैट इज बेस्ड ऑन द हायरार्की। हायरार्की लाइकवाइज एक टॉप नोच पे होता है, उसके बाद उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, उसके बाद उसकी फॉर्मल सिलेक्शन होती है, प्रॉपरली एक टेस्ट और रिक्रूटमेंट के थ्रू किया जाता है, आइदर बाय द इलेक्शंस, मतलब उसके ड्यूरेशन के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। वाइल ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि प्रॉपरली रिक्रूटमेंट होती है, प्रोसेस से गुजर के एक पर्सनल जो है वो इलेक्ट होता है। एंड लास्ट वन विच इज इम्पोर्टेंट, डिवीजन ऑफ द लेबर, विच इज मैक्स वेबर ने कहा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लेबर है वो भी प्रॉपरली डिवाइड होती है कि किसने जो है वो मेजरली किन एरियाज को देखना है और उनके फंक्शंस जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक एक इशू तो हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी का और उसके साथ ब्यूरोक्रेसी का। नाउ कम टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपने मुझे एग्जांपल बतानी है। एडमिनिस्ट्रेशन तो वही जो हमारी एडमिन है जो कि गवर्नमेंट में रोल प्ले कर रही है, कोई ऐसी एग्जांपल जहाँ पे पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में। संजय निमरा आसिफ। मैम, आई थिंक जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनका प्रॉपर सिस्टम होता है, लाइक मेरिटोक्रेसी के बेस पर वो इलेक्ट होकर आते हैं और उनका प्राइमरी फोकस इस चीज पर होता है कि उन्होंने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। लेकिन जो डेमोक्रेसी में अगर हम देखें या पॉलिटिक्स में देखें तो जो पॉलिटिशियंस इलेक्ट होकर आते हैं वो लोगों की लाइक उनका जो प्राइमरी गोल होता है ना वो कहीं ना कहीं मुल्क की डेवलपमेंट के अलावा ये भी होता है कि उन्होंने लोगों को प्लीज करना, लाइक दे मोर पीपल प्लीजर। और उसमें ये होता है कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो वोट लेना होता है ना, तो इसीलिए वो ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक इमेज को मेंटेन करें। जिस तरह से बहुत सारे लाइक जो रूलर्स होते हैं वो अपने टाइम में ये करते हैं कि कुछ इस तरह की फिजिकल पॉलिसीज बनाते हैं जिनका लॉन्ग टर्म में कंट्री को ओवरऑल नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं बिकॉज वो उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए जरूरी होता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ये भी है कि ये एक इंसिडेंट हुआ था। जो रमजान वसार वगैरह लगते हैं उसमें एक जो रेट लिस्ट सेट की गई थी बाय द स्टेट, सब कुछ देख के जो वहाँ पे उस एरिया के जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट था उसे इस बात पे लाइक डांटा था या उसे किया था कि तुमने इस तरह से क्यों मैनेज किया हुआ है। तो इस तरह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है। प्राइमरी रीजन ये होता है कि वो मुल्क को बेसिक जो कोर एरियाज होते हैं उनके ऊपर देख रहे होते हैं और वो लोगों की परस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं।
Class, I am audible to you? Yes, ma'am. Yes. Okay. Where we were? मैम I guess निम्रा से क्वेश्चन हमने पूछा था, डिस्कशन की थी. आपने क्वेश्चन Okay, पूछा okay. था. I thoroughly forgot कि मेरा जो है वो अनम्यूट नहीं है, तो मैंने काफी डिस्कशन जो है वो ऐसे ही कर दी है. I'm so sorry class. मुझे लग रहा था तो को बता दें, और मैंने कहा ठीक है, कहीं गए होंगे आप. No, no, मैं इवन इस तरह से हो तो आई पर्सनली टेल यू पेपर की थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, 1-2 मिनट मुझे दें. चले, ठीक है. निमराज सिंह ने भी जो डिस्कशन किया है दैट वाज टोटली फेयर इनफ, और उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है. और यहाँ पे हम बात करें ना तो ये क्लासिकल डिबेट थी जो वॉल्टर विल्सन ने स्टार्ट की थी. इसमें उन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का जो कॉन्सेप्ट दिया था. विल्सन ने आर्ग्यू किया था कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, वाइल दैट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. अब जैसे हमारे पास जो है वो फेडरल बजट की जो डिसाइड होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले तो वेदर के सैलरीज को इंक्रीज करना है, पेंशन्स का जो है वो क्या हमने रखना है, फिर टैक्स की जो कि वेदर के नए टैक्सेस लगाने हैं या नहीं लगाने. ये वो उनका काम है पॉलिटिशियंस का. ऑन दी अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से लोग आते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अदर डिपार्टमेंट्स जो कि उन्हीं पॉलिसीज को जो है आगे चल के इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इनका क्या काम है, लाइक पॉलिटिशियंस जो है वो डिसाइड करते हैं व्हाट द बजट शुड अचीव, जब पूरे साल में क्या अचीव हुआ. ऑन दी अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंश्योर करती है हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. प्रैक्टिकल रियलिटी देखें तो इन मॉडर्न गवर्नेंस दिस डाइकोटोमी इज नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू, जहाँ पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी एडवाइस कर रहे होते हैं, पॉलिसी मेकिंग में रोल प्ले कर रहे होते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं. और इनका जो है वो प्रोसेस जो प्रीवियस पर डाइकोटोमी की बात करें तो उससे थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया है. इसी तरह से कंटेम्प्रेरी, जैसे हमने एग्जांपल की डिस्कशन की, जैसे बजट एलोकेशन की पाकिस्तान में, इसमें लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो भी इन्वॉल्व होती है. और अगर हम इस सारे आइडियाज को देखें, अगर बैलेंस अप्रोच हो जहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल भी मेंटेन हो विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन, उस एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन भी न्यूट्रल हो, तो एग्जीक्यूशन बहुत प्रॉपरली हो सकती है. जैसे कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं, पीपीएससी का एक प्रोसेस है जो कि अकाउंटेबिलिटी बॉडी है, इसको फर्दर अगर हम स्ट्रेटन करें तो ये पूरा प्रोसेस आइदर ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये मजीद जो है वो बेहतर हो सकता है. नाउ कम टू वर्ड्स के पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मेजर रिफॉर्म्स हुई हैं फॉर दिस डिपार्टमेंट, या अगर हम सीएसपी की बात करें या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो यस देयर आर नंबर ऑफ रिफॉर्म्स जो कि पाकिस्तान में की गई हैं. अच्छा क्लास, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल के ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, उसके बाद पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी तो चैलेंजेस है ना जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, क्या हमारे पास जो है वो रिकमेंडेशन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिसके थ्रू ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बेहतर हो सकती हैं? व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिकमेंडेशन फॉर दीज इश्यूज जो अभी हमने डिस्कस की है, लाइक ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, आगे फर्दर जो एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी वो भी हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टू के बारे में आप लोगों ने बताना है व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिकमेंडेशंस. मंजरीन बच्चे आपने हैंड रेज किया है. मैम सबसे पहला इशू तो ये आता है कि एक है कि करप्शन को अगर स्टॉप किया जाए तो आई गेस ब्यूरोक्रेसी के भी बहुत सारे और डेमोक्रेसी के इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं. और पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर बात की जाए तो जैसे कि अभी रिसेंटली जो है
मरियम नवाज ने जैसे वॉइस रेज की थी अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले वो कराची को फिक्स करें, सिंध को फिक्स करें, उसके बाद जो है वो कश्मीर की बात करें. सो यू नो दिस इज अ टाइप ऑफ अ पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जांपल. ओके, गुड बच्चे. जी फराज खलील, आप बताएं. और हमारा ब्यूरोक्रेसी का और ड्यू टू द गवर्नमेंट बजट हमारा ब्यूरोक्रेसी का भी कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है. जैसे कि पहले एक टाइम था जिसमें एक स्कोप था ब्यूरोक्रेसी का, हर कोई जो है ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्स की तरफ जाना चाह रहा था. ओके, इवन हमारे पास जो रिसेंट मोस्ट एग्जांपल है कि इस दफा जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम हुई है. तो एक रिपोर्ट जनरेट हुई है अगेंस्ट एफपीएससी. जी फराज बच्चे, आप बताएं. मैम आप ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म पूछ रही हैं ऐसे? ये जो चैलेंजेस है ना, लाइक ये इश्यूज हैं फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं फॉर दीज इश्यूज? मैम पहला तो ये, अगर ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए, उनका अपना जो एक सेटअप होना चाहिए और उनके एंट्रेंस नहीं काज होनी चाहिए इसमें. और ब्यूरोक्रेसी, मुझे तो एक ही अभी ये माइंड में आ रहा है, मतलब कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में. ओके, ठीक है. ये कोमल ज़ाहरा. यस मैम, अगर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सोल्यूशन के लिए मुझे लगता है ना कि ये जो हमें वर्ड हमने रखा हुआ है ना, डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस वर्सेस को निकाल के अगर एंड लगा दिया जाए, डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से चल सकता है. एक बैलेंस व्यू क्रिएट किया जाए कि सारे डिपार्टमेंट्स मिल के काम करें. अगर उनमें कोऑर्डिनेशन, उनमें कॉर्पोरेशन डेवलप की जाए तो बहुत सारे इश्यूज का हल हो सकता है. इसकी अगर एग्जांपल दी जाए, अगर कोई पॉलिटिकल कोई अगर कुछ चल रहा है मुल्क में, ठीक है, उनके कोई इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ होने वाले हैं, तो अगर ब्यूरोक्रेट्स या किसी ने कुछ, अगर उनका पता चला है कि अगर ये लैंड फॉर इंस्टेंट, ये लैंड कोई बिल्डिंग कुछ इलीगल है, पॉलिटिशियन के पास है ये वो, अगर वो आपस में कोऑर्डिनेशन में चले, अगर वो बोले कि अगर मेरे ये इलेक्शंस हो जाने तो इसके बाद इस चीज को मैं रिमूव कर दूंगा, इस तरह की कोऑर्डिनेशन, इस तरह की कॉर्पोरेशन अगर की जाए तो ये डिपार्टमेंट्स इकट्ठे भी चल सकते हैं. वेरी वेल डन. ये जो आपने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है, रादर देन वी यूज इट इज वर्सेस, हम इसको एज अ एंड यूज कर सकते हैं. और ये मेजरली तो यही चीज है, दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, विद हेल्प लाइक सपोर्ट करेंगे तो ये भी पॉसिबल है. और ये चैलेंजेस जो है उस तरह से नहीं रहेंगे. यूनिवर्सिटी बच्चे आपने हैंडल किया है. यस मैम, एक पॉइंट तो यही है कि दोनों के दरमियान प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और दूसरा अगर इक्विवेलेंस अथॉरिटी एंड पावर, लाइक रादर देन कि एक इंडिविजुअल दूसरे को लीड करे और उसमें कोई इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आए, इट्स बेटर कि अगर दोनों की जो सोच है उन्हें एक ही तरह से देखा जाए और दोनों को एक ही कंसिडर करके उनकी इक्विवेलेंस ऑफ पावर और दोनों के पास एक तरह के इख्तियार हो कि वो कुछ डिसीजंस लें, उन्हें कम्प्रीहेंड करें और उन्हें इम्प्लीमेंट करें. ओके, गुड. अच्छा, अभी जो ही हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हिस्ट्री में कोई ऐसी जो है वो रिफॉर्म्स की गई हैं इस सारे सिस्टम को बेटर करने के लिए, इस सारे सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए. तो सबसे पहले तो जो हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी जो क्रिएट हुई थी, जिसका एम क्या था कि हम मॉडर्नाइज करें सिविल सर्विसेज को, जो कि लैग कर रही थी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से हो नहीं रही थी. पॉलिसीज थी बट उस तरह से वर्किंग नहीं कर पा रहे थे. तो मॉडर्नाइज किया गया, एक कमेटी क्रिएट की थी गई थी 1962 से लेके 63 तक. उसके बाद व्हेन इट कम्स टू द सेकंड वन रिफॉर्म जो कि भुट्टो के इरा में हुई थी 1973 में, जिसमें उन्होंने अबॉलिश किया था सीएसपी को और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था यूनिफाइड नेशनल पे स्केल्स. और एट द सेम टाइम इन्होंने जो है वो इंटेंट किया था कि डेमोक्राइज किया था ब्यूरोक्रेसी को. दैट्स आल्सो लेड टू द पॉलिटिसाइजेशन, मतलब पॉलिटिक्स को सारी अथॉरिटीज दे दी आइडर फॉर द पॉलिसी मेकिंग, एट द सेम टाइम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. देन इसके बाद जो फर्दर रिफॉर्म्स हुई थी वो गुड गवर्नेंस रिफॉर्म्स की थी. मुशर्रफ ने डेवोल्यूशन जो है वो प्लान दिया था और जिसमें उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्रिएट की थी लेटर, जो कि फर्दर रिजर्व हो गई थी. नाउ कम टू वर्ड्स
जो पीटीआई की ड्यूरेशन में पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी 2019 में, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या क्रिएट किया था, एक मीटिंग कॉल की थी 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने, जहां पे सारे सीएसएसपीज को जो है वो कॉल किया गया था, प्रमोशन क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया था, ट्रेनिंग डिसाइड की गई थी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उनकी जो है वो देखी गई थी। यहाँ पे जो है वो क्या चीज शो होती है कि जो बट प्रोग्रेस वाज स्लो, क्योंकि उसके बाद जो है सर्विसेज के ग्रुप्स के और ऐसी कोई रिफॉर्मेशन जो है ऐसी इम्प्लीमेंटेशन इस ग्रुप में जो है या इस पूरे सिस्टम में उस तरह से नजर नहीं आई। तो दीज आर द नंबर ऑफ रिफॉर्म्स जो कि अभी तक जो है वो इसके लिए एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को या इस पूरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए की गई है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि जो थर्ड वन जो कॉन्सेप्ट था, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। निम्रा आसिफ, एफिशिएंसी क्या होती है और इक्विटी क्या होती है? व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इक्विटी? मैम, एफिशिएंसी का फुल मीनिंग ये होता है कि आपने एक काम करना है, उसे प्रॉपर तरीके से करना है और अपने कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए करना है, लाइक द मोस्ट एफिशिएंट वे, द मोस्ट परफेक्ट वे। एंड इक्विटी मतलब फेयरनेस, बिल्कुल लाइक इक्वल बेसिस पे। एंड जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि फेयरनेस एंड जस्टिस इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक इक्विटी बेसिकली के इक्वल डिवीजन होनी चाहिए। हाँ जी, कोर इशू की बात करें तो यस, ये जो भी मुझे ने कॉन्सेप्ट बताया कि एफिशिएंसी इज समथिंग डूइंग समथिंग राइट, अचीविंग द मैक्सिमम आउटपुट with the minimum resources. On the other hand, equity is something about the fairness, the justice in resource distribution and decision making. Public administration को जो है वो एक बैलेंस्ड और टेक्निकल रखनी चाहिए बाय इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में इसमें देखें तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कंप्लीट करती हैं अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन द एलोकेटेड बजट और टाइम, उनको एफिशिएंसी और इक्विटी दोनों का रखना चाहिए विद मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले, एट द सेम टाइम जस्टिस और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर की जाए। एक मेजर हमारे पास एग्जांपल जो है पाकिस्तान में वो कौन सी है रिगार्डिंग बजट? रिगार्डिंग बजट, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान इज फेसिंग नाउअडेज? ओके, बजट होता है बेसिकली फॉर वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन पाकिस्तान जी। में फोकस होता है कि हम डिफेंस को देते हैं और जो हमारी डेप्थ सर्विसिंग है कि हमने डेप्थ कितनी वापस करनी है, तो उसमें फोकस होता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस नहीं किया जाता, लाइक एजुकेशन पे, हेल्थ पे। तो हमारे लिए ये मसला होता है कि हमें IMF के लोन्स वापस करने हैं, फिर हमने डिफेंस को देना है, एंड देन तो थोड़ा सा अमाउंट बचता है वो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं। ओके, गुड। जी कोमल ज़ारा, आप बताएं। मैम, उन्होंने डिस्कस कर लिया, यही मैं बताने वाली थी कि आज अभी रिसेंट जो हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बजट के, वो यही है कि हमें IMF के लोन्स वापस करने हैं। तो उसका यही होता है कि ज्यादा बजट का हमारा पोर्शन जो है वो उस तरफ जा रहा है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और काम, अभी जैसे अभी रिसेंटली जो 2026 की बजट की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये भी किया है कि एक सेट है ना दोनों के लिए, फेडरल के लिए और प्रोविंसेस के लिए। तो प्रोविंसेस को अपना उन्होंने बोला है कि अपने अपने कुछ पोर्शंस कम करें बजट जो उनको दिया जाता है ईयरली। तो उसमें आई गेस पंजाब ने थोड़ा कम किया था और एक और कोई प्रोविंस है उसने कम किया। आई थिंक एक और इशू भी चल रहा है क्योंकि एक और 18 अमेंडमेंट के बाद काफ़ी डिपार्टमेंट चले गए थे प्रोविंस के पास। अब वो चाह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जिस तरह है वो फेडरेशन के पास है, लेकिन अब वो चाह रहे हैं फेडरेशन से बोझ हटाने के लिए, क्योंकि फेडरेशन ने IMF को भी देना होता है और डिफेंस का भी, तो वो चाह रहे हैं कि प्रोविंसेस ले लें। तो आजकल ये चल रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट फेडरेशन के पास रहना है और कौन सा जाना है इनके पास, प्रोविंस के पास। तो प्रपोज कर रहे हैं कि देयर माइट बी 28 अमेंडमेंट जिसमें वो दोबारा से 18 अमेंडमेंट के कुछ पॉइंट्स रिवर्स करते हैं और रिन्यू करेंगे, इसी चीज को दोबारा से जो है वो ओवरलुक किया जाएगा। यस, इट्स ट्रू। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम जो है वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हम क्लासिकल जो थ्योरिस्ट है जिसमें टाइलर गिलिक ने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने एम्फसाइज किया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हम एफिशिएंसी जो है वो कर सकते हैं। लाइकवाइज के जो सिलेक्शन की जाती है, जो ट्रेनिंग की जाती है, उसको प्रॉपरली देखा जाए, प्लानिंग की जाए, उसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाए, स्टाफिंग की जाए, कोऑर्डिनेशन की जाए, प्रोजेक्ट बजटिंग की जाए और देन इसको जो है रिपोर्ट किया जाए। लेकिन मॉडर्न जो थ्योरिस्ट है लाइक जिसमें जो है वो डिवाइड वर्ल्ड हो,
इनका ये कहना है कि हाईलाइट्स के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मस्ट एथिकल और इक्विटेबल गोल्स को रखना चाहिए, नॉट जस्ट एफिशिएंसी। इस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले लें, बट एट द सेम टाइम उनको एथिकल नोट्स को भी जो है वो कंसर्न में रखना चाहिए। एफिशिएंसी के साथ साथ एथिकल और इक्विटेबल गोल्स भी होने चाहिए। लाइक मीन्स कि इक्विटी और जो एफिशिएंसी एक बैलेंस अप्रोच के साथ होंगी तो पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री भी जो है इस प्रॉब्लम को जो है वो बेहतर कर सकेगी। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दैट बेसिकली लाइज इन द बैलेंसिंग कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। सो कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दैट कंटिन्यूसली इन अ स्ट्रगलिंग फेज, क्योंकि ये जो लेगेसी है ये स्टार्ट हुई थी कॉलोनियल से, उसके बाद पॉलिटिकल मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिफॉर्म एजेंडा जो है अनरियलाइज्ड है, उसके बाद जो इफेक्टिव गवर्नेंस जो डिमांड है प्रोफेशनल्स की वो भी एट द सेम टाइम वीक है। तो प्रीवियस वन हम लोगों ने डिस्कशन की कि क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, वो यही है कि रादर देन हम इस डिबेट में रहे कि दैट ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बेहतर ये है कि हम इनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सो दैट परफॉर्मेंस जो है वो इन एफिशिएंट वे हो सके। क्लास यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इन केस एनी क्वेश्चन तो यू कैन रेज हैंड। Okay, ma'am, आपने explain किया था efficiency and equity in relation to Pakistan bureaucracy. तो मुझे समझ नहीं आया कि how can the bureaucracy can work in an efficient way and like with fairness and transparency. अगर हम बैलेंस अप्रोच हो तो पॉसिबल है हम करप्शन को जो है वो रिमूव करें, फिर हम जो है न्यू पब्लिक सर्विसेज को जो है वो सामने लेके आए, फिर इसके अंदर जो है वो सिटीजन ओरिएंटेड गवर्नेंस होनी चाहिए और सर्व द, यहाँ पे इनका मेन एम ये होना चाहिए कि सर्व द सिटीजन्स नॉट द कस्टमर्स। सिटीजन्स को या पब्लिक को कस्टमर कंसिडर ना करें कि जहाँ पे वो कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, बल्कि उनको कंसिडर करें कि दे आर सर्विंग द सिटीजन्स। दिस इज हाउ दे कैन मेक द थिंग्स एफिशिएंटली और एट द सेम टाइम इक्विटेबल जो है प्रोसेस भी हो सकता है। जी अरीन बच्चे आपने नोटिस किया है? मैम कैन यू हियर मी? एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया था तो मुझे थोड़ा सा एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी थोड़ा सा बस समझा दें एग्जाम्पल के साथ। ओके ठीक है। कोमल जहरा, फराज खलील, आप दोनों बताएंगे एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। पहले फराज बच्चे आप बताएं। अच्छा ओके बताऊं मैं? जी जी बताइए। तो मैम बेसिकली जो इक्विटी होती है ना, तो इक्विटी एक लीगल टर्म है। इसको अगर लीगल टर्म में देखा जाए तो इसका एक लीगल मैक्सिम भी होता है। बहुत सारे लीगल मैक्सिम है जो यहाँ पे सुनकर वो ये है कि इक्विटी लुक्स इनटू इंटेंट रादर देन द फॉर्म। अब इक्विटी होता क्या है, इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क है। तो हम एफिशिएंसी को यहाँ पे इक्वालिटी के तौर पे ले सकते हैं और इक्विटी को हम देख सकते हैं। इक्वालिटी ये होता है कि सबको बराबर दिया जाए। अब इक्वालिटी में ये नहीं देखा जाता अगर आप बराबर दे रहे हो सबको, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि हो सकता है अगले को उसकी इतनी जरूरत ना हो, लेकिन अगर बराबरी चीज बांटी जा रही है तो उसको दी जा रही है। इक्विटी में बेसिकली आप ये करते हो, इक्विटी में ये होता है कि आप अगले बंदे की नीड को देखते हुए उसको चीज देते हो, जितनी उसको जरूरत है आप उसको उतनी देते हो। तो एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी का यहाँ पर हमारे पास यही कॉन्सेप्ट आ सकता है
कि जो यहाँ पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग रूरल एरियाज और इन चीज़ों को इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर देखें तो हम लोग इस चीज़ को एफिशिएंट भी बना सकते हैं, रादर देन कि हम सिर्फ एफिशिएंसी को देखें। एफिशिएंसी में सिर्फ ये होता है कि आपका फोकस होता है कि आपका बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, या एक ओवरऑल जैसे कि आपकी अप फ्रंट चीज एक बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन बैक एंड पे जो आपके रूरल एरियाज आ गए या मिनोरिटीज आ गई उन चीजों को नहीं देखते। तो इक्विटी का प्रिंसिपल ये होता है कि आप अगले बंदे की नीड को देखकर उसको प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पब्लिक सर्वेंट का रोल क्या है। पब्लिक सर्वेंट का रोल है कि इज टू हेल्प द सिटीजन्स और मीट करें जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट है उनको जो है वो लेके चले, रादर देन कि वो अपने इंटरेस्ट को जो है मेजरली रखे। तो दिस इज हाउ एफिशिएंसी जो और इक्विटी जो है वो इसके साथ इसकी बैलेंस अप्रोच के साथ जो है वो पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेशन में अपने रोल्स को एफिशिएंटली कर सके। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि कोर वैल्यूज क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहली जो कोर वैल्यू है, दिस इज रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ इज बेसिकली कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऑपरेट करना चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, और जो लॉ है दैट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंट्री। नंबर 2 कोर वैल्यू क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो भी प्रीवियस सारी जो डिस्कशन है उसके बाद, दैट इज एफिशिएंसी। एंड थर्ड वन इज इक्विटी एंड फेयरनेस, एंड लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, टिल हाउ फॉर कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो बैठे हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है, लेकिन इनके अंदर ये जो रिस्पॉन्सिवनेस वाला जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है। किस हद तक जो है हम कह सकते हैं पाकिस्तान में ये फुलफिल होती है? द लास्ट वन कोर वैल्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नूर बच्चे आप बताएं। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आई थिंक हमारे, अगर हम इन जनरल देखा जाए, मतलब अगर जुडिशरी में आ जाए तो हमारे पास जजेस कम है लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक जज के पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिसकी वजह से लोगों को जस्टिस मिलने में देर लगती है, क्योंकि जज के पास टाइम जो होता है, डेट्स लंबी पड़ी होती हैं, सालों लग जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिवनेस कम है। और अगर हम सिविल सर्विस की बात करें तो आई थिंक जो हमारे पब्लिक सर्वेंट लाइक सिविल सर्वेंट है उनके साथ एक इशू ये भी है कि जो वो सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, आई थिंक वो अपने लिए बनते हैं इंस्टेड ऑफ सर्विंग द पब्लिक, बिकॉज उनके अंदर एक रूल आ जाता है कि हम तो इतनी मेहनत करके पहुंचे हैं, एंड दे डोंट कंसीडर लाइक कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, मतलब दे आर देयर टू सर्व द पब्लिक, वो अपने लिए नहीं आए यहाँ पे। तो रिस्पॉन्सिवनेस डिले होती है, वो बस अपना मतलब अपने हिसाब से काम करते हैं, वो दूसरे बंदे की जरूरत नहीं। कैसे पॉसिबल है कि हम इस कोर वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर सकें? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? आई थिंक बेटर सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए कि आपको पता है कि आपने इन टाइम उनको मतलब जो भी नीड्स हैं आपके एरिया की वो आप फुलफिल करनी है। आपको अपने सिटीजन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उन सेटिस्फेक्शन मतलब होनी चाहिए। और आई थिंक यही होता है। या ओके, जबकि हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट भी करप्टेड है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी उससे वर्क नहीं कर रही, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसका भी इंटरेस्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, देन कैसे पॉसिबल है कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बेहतर हो सके? सर्विसेज के थ्रू कोमल जा रहा मैम, ई सर्विसेज के थ्रू इसको रिस्पॉन्सिव किया जा सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना के उसमें रिस्पॉन्स देना ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा इजी भी होता है। लेट्स सपोज अगर हम मेरे से एग्जांपल है। ओके, एनीवन एल्स? हाँ जी, अयाज मुगल। मैम क्वेश्चन रिपीट करें पहले। ओके, जैसे भी हमने डिस्कशन की ना कि रिस्पॉन्सिवनेस की, तो जो हमारी Yeah. एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी रिस्पॉन्ड करने में, ये जो भी सिटीजन की नीड्स है वो डायरेक्ट फौरन ठीक नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिवनेस में ये होता है कि जब आप अप्रोच करो तो वो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। जी। देयर आई वांट टू आस्क कि कैसे पॉसिबल है कि ये चीज ठीक हो सके, ये कोर वैल्यू इम्प्लीमेंट हो सके?
मैम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ चीज़ें ठीक हो भी रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खुली कचहरी लगती है, उसके अलावा आप मतलब 15 पे कॉल कर सकते हैं, या एक और नंबर था आई थिंक 7871 था या 7872, उस नंबर पे भी मतलब कॉल कर सकते हैं। मतलब एक गवर्नेंस की तरफ अगर हम जाएं तो मतलब हमें क्विक रिस्पांस मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैम थोड़ा सा अगर हम रिफॉर्म्स ले आएँ इस सिस्टम के अंदर, कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाए या इस तरह से, तो मतलब इसको बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अगर हम कंपेयर करें मतलब पिछले 5-10 साल को और उससे पहले वाले को, तो काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि मतलब जिस तरह से अभी एक मतलब वो उनके अंदर पत्नी गुरूर आ जाए, ऐसे कोई बात नहीं होती। बेसिकली जो बंदा वहीं से उसी माशरे से उठ के जाता है, तो वो उस सिस्टम के अंदर जब जाता है तो उसके कुछ मतलब प्रोटोकॉल्स होते हैं, और दूसरा ये होता है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम करता है, ना कि वो अपने मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को लेके। फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है जिसको पता है कि मतलब फलां बंदे को इसकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई मतलब प्रूफ ही नहीं है कि वो उसको उस चीज़ के लिए साबित कर सके कि यार ये बंदा ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी ऑफिसर जो है वो काम करता है। दूसरी चीज़ जो रिस्पॉन्सिवनेस की बात है, चूँकि मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और कई ऐसे मतलब दरमियान में कुछ चीज़ें आती हैं जिनकी वजह से कोई भी मतलब ब्यूरोक्रेट है या कोई भी जुडिशरी का आदमी है या कोई भी ऐसा बंदा है, तो वो उस चीज़ को क्विकली रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, लेकिन इसको हम ई गवर्नेंस के थ्रू बेहतर बना सकते हैं। आई थिंक सो। डिजिटल पोर्टल्स क्रिएट कर दिए जाए तो ये पॉसिबल है। और मैम एक और चीज़ पे कि हमें लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करना चाहिए ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन आ सके इन पॉलिसी मेकिंग। क्योंकि अप्रोचेबल तो यही होती है ना, पब्लिक के लिए अप्रोचेबल लोकल गवर्नमेंट है, तो ये एफिशिएंट होगी तो बट फिर ऊपर वाली तो जी जी उसमें भी इश्यू होता है ना, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें भी इश्यू होते हैं। जैसे ये पिछली बार ये बलदियाती इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, तो उसके अंदर जो जो जिस बंदे को जो इख्तियारात मिलते हैं वो उसका मतलब गलत ही फायदा उठाता है, ठीक है। जब तक आपके पास ई गवर्नेंस नहीं होगी, या आप मतलब पब्लिक के जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं या जो पब्लिक के रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक को उस चीज़ तक जो है ना वो एक्सेस भी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी थाने में जाते हैं, स्पेशली सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे तो आपके साथ बात ही नहीं की जाती कि आप कौन हैं, ठीक है। अब अगर आप किसी बड़े सिटी के अंदर चले जाएं, जैसे लाहौर में अगर आपका कोई केस बन जाता है, तो वो लोग तो आपसे बात ही नहीं करते, ठीक है। तो जब तक आप ई गवर्नेंस की तरफ नहीं जाएंगे, आप लोकल पार्टीज जितनी मर्जी बना लें, ठीक है, लेकिन एट द एंड बात तो वही आ जाती है ना कि अगर आप बलदियाती इलेक्शन भी करवा लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी आप ले आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनका रिस्पांस तो वही होता है, हर बंदा वो अपने ही वो फायदे के चक्कर में लगा रहता है। तो ई गवर्नेंस जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपकी एफिशिएंसी और आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बेहतर हो सकती है। और एक और क्वेश्चन आया था कि एफिशिएंसी और इक्विटी में क्या फ़र्क है, तो आई थिंक कि एफिशिएंसी और इक्विटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। एफिशिएंसी ये होती है कि आप रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने स्टेट के इंटरेस्ट को देखना है, और जो इक्विटी होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपने वो जो पर्सन है कि जिसके साथ कोई ऐसा इशू है, तो आप उसके साथ कोई ऐसे कोऑपरेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, पब्लिक फेयरनेस के साथ आप एडमिनिस्ट्रेशन। चलते हैं, हाँ फेयरनेस के साथ आप चलते हैं, उसको जस्टिस के साथ आप फाइल करते जी हैं। जी। गुड। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग चीज़ है, मोस्टली स्टूडेंट इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। कोमल ज़ारा आपने हैंडल किया है। मुझे मेरी एग्जांपल याद आ गई थी, एक एक गवर्नेंस की मैं बात कर रही थी ना, तो अभी रिसेंटली मुझे HTC से
कुछ काम था, तो मैंने वैसे सोचा नहीं था कि अगर मैं उनके कंप्लेंट सेशन पे फाइल करूंगी कंप्लेंट जाकर तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन विद इन 24 आवर्स उन्होंने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, रादर देन के जाके मैं HEC को विजिट करती, फिर मुझे वहां पे इतनी ख्वारी काटनी पड़ती। तो जैसे अभी इन्होंने बात की है, तो यही चीज होती है, ई गवर्नेंस का हमें एक ये फायदा होता है कि उससे अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। अब जब ई गवर्नेंस में अब कंप्लेंट सेशन उनका कोई ऑनलाइन पोर्टल है, तो वहां पीछे लोग बैठे हुए होंगे, तो वहां उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करना ज्यादा आसान होता है रादर देन जो दफ्तर में लोग बैठे हुए हैं। तो यही था। जी बिल्कुल ऐसी है। जैसे अभी हम 2019 में जो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जो है वो सिटीजन पोर्टल क्रिएट किया था। दैट इज बेसिकली गुड वन, जिसमें जो है वो जो कि बिल्ड ट्रस्ट भी बिल्ड करती है सिटीजन का विद स्टेट। फिर एट द सेम टाइम पार्टिसिपेटरी जो है वो गवर्नेंस जो है वो इंकरेज होती है। यस, इट्स ट्रू कि ई गवर्नेंस होगी, डिजिटल पोर्टल्स क्रिएट होंगे, तो उसके थ्रू जो है ये प्रोसेस मजीद जो है वो बेहतर हो सकता है और इसमें जो है वो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की थी, और लेटर ऑन हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है वो समहाउ जो है क्लासिकल मॉडल है एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट वाज डोमिनेटेड फ्रॉम 19th सेंचुरी टिल टू द 20th सेंचुरी। फिर ये इमर्ज हुआ था अलॉन्ग साइड विद जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वॉटरो विल्सन ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया, फिर मैक्स वेबर ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया, फ्रेडरिक टायलर ने दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ हायरार्किकल और एट द सेम टाइम ये रूल बेस्ड भी है, एफिशिएंट। इसका फोकस क्या होना चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, जो कि फॉर्मुलेट कर जो कौन फॉर्मुलेट करता है, जो हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट हमारी इसको जो है वो फॉर्मुलेट करती है। अब इसमें सबसे पहला तो थोड़े से हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो वॉटर विल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है मोस्ट ऑब्वियस पार्ट है गवर्नमेंट का, इसके थ्रू ही एक स्टेट की डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। नंबर 2, मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस किया था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। उन्होंने जैसे कहा कि रूल बाउंड, हायरार्किकल, फिर जो है ये मेजरली जो है इसका काम क्या है, पूरे जो है वो स्टेट को ऑर्गेनाइज करना इन द फॉर्म ऑफ के डेवलपमेंट पॉसिबल कर सके। ऑन द अदर हैंड फ्रेडरिक टेलर ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जिसमें उन्होंने एफिशिएंसी और स्टैंडर्डाइजेशन को जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फॉर पॉलिटिक्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? यूसरा हैदर। जी अरिंद जी, आपने हैंड रेज किया है। Ma'am, I think standardization is the process of creating SOPs, laws यस, for public तो administration, right? बिल्कुल ऐसे ही है, जिसके थ्रू जो है रूल्स सेट किए जाते हैं, प्रोसीजर सेट किए जाते हैं, ऐसे मेथड्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जिसके थ्रू इंश्योर किया जाता है कि कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी जो है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पॉसिबल है। अब इसी में फर्दर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो पोस्ट कॉब का कॉन्सेप्ट था, जिसमें लूथर गुलिक ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग, पोस्ट कॉब का, जो प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। तो दिस इज हाउ ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये जो क्लासिकल की बात करें या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये थोड़ा सा इसका जो मॉडल था ना वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, रूल ऑफ लॉ वो का भी एक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा था। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, लाइक जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स हैं
ये सेंड की जाएगी सुपरवाइजर को, सुपीरियर को, फिर वो इश्योर करेगा ऑर्डर को और अकाउंटेबिलिटी को। देन जो डिसीजंस भी है दैट इज बेसिकली रूल बेस्ड, बायसनेस नहीं होगी। और जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी की बात करें तो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसीज बनाएंगे, वाइल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी। एंड लास्ट वन अकाउंटेबिलिटी थ्रू रूल्स। ये जो ऑफिशियल्स हैं ये दीज आर अकाउंटेबल टू द मेन हायरार्की। जो लीडर्स हैं उनको दीज आर अकाउंटेबल, और एट द सेम टाइम नॉट डायरेक्टली टू द पब्लिक, बट एट द सेम टाइम किसको, लीडर को जो है ये आंसरेबल है। स्ट्रेंथ क्या है अगर हम इसकी बात करें, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसमें जो इसके थ्रू स्टेबिलिटी तो होती है, लीगैलिटी भी हुई, फिर इसके अंदर जो है वो मेरिटोक्रेसी भी कहीं ना कहीं जो है वो इंटरलिंक हुई। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म बाय लुकिंग इनटू इट, कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के? हाँ जी, इन सारी चीजों को देखते हुए व्हाट कैन बी द क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये कॉमन आ रहा है? यस मैम, तो इसमें लिमिटेशंस हमारे पास ये आ सकती हैं, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, तो जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, वो मोस्टली क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर फॉल करती है। वो रिजिड था, उसमें रोल असाइन किए हुए थे, उसमें जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिसी मेकिंग करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन का काम करती थी। सिर्फ डिपार्टमेंट्स को उसने अलग रखा हुआ था, उनको उसने कंबाइन करके चलाने का नहीं सोचा हुआ था, और पब्लिक को उन्होंने एज अ सब्जेक्ट रखा हुआ था। वो रिजिड चीज थी और चेंज नहीं होती थी। और उसमें एक और कॉन्सेप्ट भी था, एक टर्म थी रेड टेप, उस टर्म को बोलते हैं। उस टर्म में ये होता है बेसिकली कि जो ब्यूरोक्रेसी में रेड टेप है ना, उसकी बहुत ज्यादा एक्सेसिवनेस थी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें जो होता है कि ये जो रेड टेपिज्म कहते हैं, रेड यस टेपिज्म। मैम, उस टर्म सही समझ आती थी। उसमें ये होता है कि आप बेसिकली जो खामखा के इन्होंने बहुत सारे लॉन्ग प्रोसीजर्स ऐड किए हुए होते हैं, फलाने से अप्रूवल, फलाने से अप्रूवल, इस तरह करके ये चीजें। तो ट्रेडिशनल पब्लिक उसमें ये वाली चीजें बहुत ज्यादा थी। ये criticism था। फेवरेटिज्म, रेड टेपिज्म या फेवरेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था। यहाँ पे सिटीजन फोकस जो है वो पॉलिसीज नहीं क्रिएट की जाती थी, गवर्नमेंट सेंटर्ड पॉलिसीज होती थी, जिसको यहाँ पे जो है वो लोग निगलेक्ट हो रहे थे। सिटीजन जो है उस तरह से सिटीजन या पीपल सेंटर्ड जो है वो गवर्नमेंट नहीं थी। हाँ जी रीन बच्चे, आपने हैंडल किया है? मैम अगर ट्रेडिशनल उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वो जो है ना गवर्नमेंट ओरिएंटेड है मोर देन सिटीजन ओरिएंटेड, जैसे अभी आपने बोला। तो ज्यादातर उनका फोकस जो है ना इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है ना अपने लोगों को इतने राइट्स नहीं देते, और काफ़ी जो है ना मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की उनकी पॉलिसीज़ होती हैं जिनको वो सदियों से फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल, जो अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो है अटेंडेंस से रिलेटेड अगर बात की जाए, ये लॉ भी काफ़ी पुराना हो गया है कि अगर आप 2-3 दफ़ा टाइम पे नहीं आ रहे तो आपकी डिडक्शन वगैरह होती है। तो यू नो कि अभी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चल भी रही हैं बहुत सारे इदारों के अंदर भी। Okay. So this is the example of traditional public administration, क्योंकि मैं खुद भी एक HR ऑफिसर हूँ, मैंने प्राइवेट सेक्टर में 2 साल सर्व किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में। सो ये सारी चीज़ें मैं फेस करके आई हूँ ना, सो दैट्स व्हाई आई हैव एन आइडिया अबाउट ऑल दिस। Okay. Okay. Good. जी यासमिन। मैम ये जो पॉलिसीज होती है ना ट्रेडिशनल, ये बेसिकली अथॉरिटेटिव होती हैं, डेमोक्रेटिक नहीं होती ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है वो मतलब स्ट्रिक्ट हायरार्कीज होती हैं, ठीक है। तो मतलब टॉप टू डाउन आना पड़ता है, और वैसे भी हमें पता है कि सरकारी काम थोड़े से स्लो होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो होती है ना वो हम चेंज इतनी जल्दी नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं जिनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो अथॉरिटेटिव सिस्टम होता है इसके अंदर इसको जो सिटीजन्स होते हैं उसको एज अ मतलब समझ लें कि एक प्रोडक्ट देखा जाता है ना, ठीक है। कि चलें, अगर चल गया तो ठीक, ना चला तो
नेक्स्ट कर लेंगे कुछ, ठीक है। तो ये अथॉरिटेटिव होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता, जिसके अंदर सिटीजन्स को इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और सिटीजन को कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो इसके लिए जो अगली मतलब सीरीज आती हैं वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, जिसके अंदर हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस देखेंगे। दूसरा ये होता है कि ये सोशल नहीं होती, ठीक है। इसमें जो सोशल मैकेनिज्म्स होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, बल्कि हम एफिशिएंसी को देखते हैं और एट द एंड क्या होता है कि हमें एफिशिएंट भी उस तरीके से हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे इसकी थोड़ी सी हम रेलिवेंस देखें ना पाकिस्तान के साथ, जैसे कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, स्टिल वही रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो इसी तरह से हायरार्किकल सेटअप है, लाइक डीएमजी और पैस वाला पूरा ये जो ऑफिसर जो है सिलेक्ट होते हैं, रूल बेस्ड गवर्नेंस है। यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, विच इज द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। हाउएवर रिक्वायर्ड क्या है, जो प्रीवियस वन में हमने डिस्कशन की कि यस देयर इज रिक्वायर्ड ई गवर्नेंस, यहाँ पे सिटीजन पोर्टल्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स जो है क्रिएट होने चाहिए जो कि दैट शिफ्ट्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द मॉडर्न वन। तो दिस इज हाउ दीज आर द क्रिटिसिज्म जो कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। नाउ कम टू वर्ड्स के न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की क्या कोर वैल्यूज हैं, किस तरह से ये जो ट्रेडिशनल ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो सकता है, और जो इसकी वीकनेसेस हैं उसको हम खत्म करके हम नया कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आ सकते हैं। अगर हम ये जो पूरा प्रोसेस है और अगर हम गवर्नमेंट को रन करें लाइक अ बिजनेस, ठीक है, और जिसमें बिजनेस में जो भी उसमें जो है क्रिएशन होती है, किस तरह से जो है वो देखा जाता है, गोल सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, प्रॉपरली एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है। लाइकवाइज फर्स्टली जो है एफिशिएंट, देन अकाउंटेबल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, मार्केट बेस्ड जो है उसको देखा जाए, और एट द सेम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो। अब अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो कि यूके में मार्गरेट थैचर ने जो 1980s में कॉन्सेप्ट दिया था प्राइवेटाइजेशन का, डीरेगुलाइजेशन का, उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग की थी कॉन्ट्रैक्ट्स बेस में, फिर यूएसए ने भी जैसे किया, री इन्वेंट किया गवर्नमेंट मूवमेंट को और चेंजेस की, जो प्रीवियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी उसमें जो है वो चेंज किया। अब इसमें जो है वो न्यू अगर हम बात करें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, तो उसमें पाकिस्तान कैसे वर्किंग कर सकता है, जैसे हमने डिस्कशन की कि पाकिस्तान जो है वो भी इसी तरह की कंट्रीज की तरह जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे फोकस करे, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करे, और जो ये नादरा ये जो पीएम सिटीजन पोर्टल है इसको जो है वो डिजिटल पोर्टल्स को तो मजीद स्ट्रेंथन करे, देन इट इज पॉसिबल कि ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है जो ये पाकिस्तान के जो ये सारे सिस्टम में जो है वो इंटरवीन या बेहतर हो सकती है। क्योंकि ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसका फोकस सिक्योरिटी पे है, इसका फोकस अकाउंटेबिलिटी पे है, इसका फोकस जो है सिटीजन की पार्टिसिपेशन पे है। और किस तरह से पॉसिबल है, दिस कैन बी पॉसिबल बाय न्यू पब्लिक सर्विस। इस तरह से प्रीवियस वन डिस्कशन की कि सर्व द सिटीजन नॉट द कस्टमर्स, सिटीजन्स को या जो स्टेट के जो लोगों को कस्टमर ना कंसिडर करें, उनको एज अ सिटीजन कंसिडर किया जाए, उनके लिए जो है वो प्रॉपरली जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाएं जिनके थ्रू उनकी वेलफेयर पे वर्किंग की जा सके। तो जो न्यू पब्लिक सर्विस का जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द democratic governance and collaboration which based on the which promote the responsibility और collective good पे जो है वो वर्किंग की जा सके। अगर इन सब का अगर हम कंपैरिजन करें ना तो हम कह सकते हैं कि एक तो ये कि ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है रिजिड है, रूल बाउंड है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है उसके अंदर एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और मार्केट्स, इसमें मेजरली जो है वो कंसिडर किया जाता है कि दैट इज टोटली लाइक अ बिजनेस जिसमें रीसेंटर करे गवर्नमेंट पब्लिक वैल्यूज को। एंड लास्ट वन जो न्यू पब्लिक सर्विस है इसका फोकस इस पे है टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड विद द सिटीजन के जो इंटरेस्ट है उनको भी, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है उसको कलेक्टिवली जो है वो लेके चला जा सके। अब इसको अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो न्यू पब्लिक सर्विस जो हमारे पास नजर आते हैं मॉडल
गवर्नेंस में वो कौन कौन से हैं, कोई ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो पहले तो ये कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर अगर न्यू पब्लिक सर्विस से जो सिस्टम अगर ले आते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो जो ब्रिज है, ये जो गैप है हमारा ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी का, वो भी खत्म होता है। गवर्नेंस जो है वो एथिकल, पार्टिसिपेटरी और पीपल ओरिएंटेड जो है वो क्रिएट होती है। और जैसे हमारे पास ये कंसेप्ट है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का 2018 में क्रिएट हुआ, जिसमें फीडबैक ली गई सिटीजन से और रीड्रेस किया गया इस पूरे सिस्टम को। लेटर ऑन ई गवर्नेंस जो रिफॉर्म्स की गई है नागरा के लिए, एफपीआर को ऑनलाइन कर दिया गया है। इवन जैसे अभी बच्ची ने बात की थी कि एचईसी के उसने कंप्लेन जो भी उसका जो प्रोसेस था अप्रोचेबल थी। जब सिटीजन्स को चीजें अप्रोचेबल होती हैं तो ये पूरा सिस्टम जो है मैनेजेबल होता है और फिर एट द सेम टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रही होती है। दिस इज हाउ पाकिस्तान जैसी कंट्री भी जो है वो इस न्यू कॉन्सेप्ट मॉडल ऑफ मैनेजमेंट से जो है वो हेल्प ले सकती है। कोमल ज़ारा बच्चे आपने हैंडल्स किया है? यस मैम, आप ये बात करती मुझे एक एग्जांपल है, अभी रिसेंटली आई गेस लास्ट मंथ या पता नहीं उससे पिछले मंथ पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी ने एक नया पॉलिसी दिया। उन्होंने कहा है कि अब जो आपके जो फर्द होगा ना, फर्द होता है बेसिकली आपका लैंड कॉर्नरशिप डॉक्यूमेंट। तो पहले यही होता था कि ये जो प्रॉपर्टी के केसेस इतने लंबे चलते हैं, इसी वजह से चलते हैं, दोनों पार्टीज फर्द का डॉक्यूमेंट ले आएंगी, एक कहेगी मेरी है प्रॉपर्टी, दूसरा कहेगा मेरी है। तो अब पंजाब अथॉरिटी ने इन्होंने ये किया कि इसको ई रजिस्ट्रेशन करवानी है कि अब आपकी प्रॉपर्टी की कोई भी सेल, परचेज, ट्रांसफर तब तक नहीं होगी जब आप जो है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्द का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। तो ये भी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ सकता है। कोमल ज़ारा वेरी वेल डन, जो आपने डिस्कशन की है दिस इज गुड। तो इसको एज अ एग्जांपल भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग आज के इंटायर टॉपिक से रिलेटेड? अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी आप लोग क्या देख रहे हैं, किस हद तक जो है वो न्यू पब्लिक सर्विसेज जो है वो इम्प्लीमेंटेड है? क्या हमारे जो जितना भी जो पॉलिसी चल रही है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट्स पे चल रहे हैं या हमारे कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे न्यू या नया जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंटरलिंक हो चुका है? दोनों एग्जाम्पल्स थे। मैम इवॉल्व लाइक ट्रेडिशनल से न्यू सिस्टम में जा रहे हैं, लेकिन हम फुली गए भी नहीं है। लाइक हमारे पास वही बात करें कि ई गवर्नेंस आई है, जिस आई थिंक एक वुमेन सेफ्टी ऐप भी है जहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन किसी कोई भी शख्स लाइक फेस कर रहे हैं। फिर वही पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है आपका, फिर नादरा की ऐप बन चुकी है, दूसरा और एचईसी की भी ऐप है। तो बन रहे हैं लेकिन हम फुली उस सिस्टम पे गए नहीं है जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में। और कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे भी प्रीवियस ही प्रैक्टिसेस चल रही है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? मैम एफपीआर का हो सकता है, एफपीआर ने इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ना कि आपको फाइलर बनना है, फाइलर और नॉन फाइलर। जो नॉन फाइलर थे वो बहुत सारे रजिस्टर होके फाइलर बन गए। तो ये भी एक उन पे था कि नॉन फाइलर पे टैक्स ज़्यादा लगता है और फाइलर पे टैक्स कम होता है। तो ये भी अवेयरनेस जब आई तो उन्होंने सबने जो ना वो जो भी बिजनेसेस थे जो नॉन फाइलर थे वो भी नॉन फाइलर से कन्वर्ट शिफ्ट होके जो ना वो फाइलर पे आ गए। तो एफपीआर की हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल है। गुड जी। अरीन बच्चे आपने हैंडल्स किया है? मैम जैसे न्यू गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई है। जैसे स्टेट बैंक ने भी अनाउंस किया है कि अब इन फ्यूचर हमारी काफी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो है ना 1 क्लिक अवे हो गई है, पर स्टिल लोग जो है ना सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कि सिस्टम को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जब ये चीजें डिजिटलाइज नहीं होती तो फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई ये हमारे लिए मुश्किल है, ये है। तो सिस्टम को एक्सेप्ट करने में भी लोगों को काफी टाइम लगेगा। बट ये है कि अभी सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली होती जा रही हैं गवर्नमेंट की, तो इन फ्यूचर हम ये देखते हैं कि और भी पॉसिबल आउटकम्स है कि एक पॉजिटिव चेंज आए हमारी कंट्री के अंदर। और एक और इश्यू भी है क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। अगर हम एप्स बना भी रहे हैं, ई गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन जो आपके
जो लोग लिटरेट नहीं है वो यूज नहीं कर सकते, तो आपकी पब्लिक पार्टिसिपेशन फिर भी कम है। तो आई थिंक आपको अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन लानी है, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एजुकेशन पे फोकस भी करना चाहिए। ओके, गुड। जी यूसरा, से आपने एड्रेस किया है। यूसरा, आई एम ऑडिबल टू यू? अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर हम ट्रेडिशनल वन की बात करें ना, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जैसे सेक्रेटेरिएट जैसे जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरीज हैं वो बैठते हैं और उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो भी अभी तक वो पेपर वर्क जो है वो चल रहा है। अगर हम उसको भी डिजिटल फॉर्म में कर देते हैं और न्यू जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, उससे भी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मिसप्लेस भी हो जाते हैं। जी कोमल ज़ारा, आपने हैंडल्स किया है। मैम जो आपने अभी बताया, मैं बिल्कुल वही पॉइंट बताने वाली थी। वही बाकी सबने मॉडर्न का तो बता दिया कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक चलती भी आ रही है ना, जो बहुत ज्यादा डीपली रूटेड अभी भी हमारे सिस्टम में, वो यही रेड टेप प्रैक्टिसेस है। इतना लंबा डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसीजर होता है, बहुत कम डिपार्टमेंट्स ने इस चीज को कम किया है। और मैम ये भी है कि कोई ऐसे जी जी सॉरी, और एक और बात करते हैं कि हम बात करें मतलब ई ऐप की, लेकिन उसके अलावा आपकी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। जब तक वो नहीं आती तब तक हम एनपीएस तक मूव नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जितनी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड है, कोई भी एनपीएस फॉलो नहीं कर रहा, मोस्टली हाइब्रिड है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक किया कि हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मतलब पब्लिक सर्विस फॉलो कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हम इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कि जितना बाकी कंट्रीज कर चुके हैं। गुड। जी यूसरा बच्चे, अभी आपको भी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम वो जो यूथ रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे यूथ लीडरशिप, यूथ पार्लियामेंट के प्रोग्राम, तो इनको हम उसमें रिफॉर्म्स में ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। यस वी कैन। ओके। जी, एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टॉपिक? हाँ जी अक्सर खान, आपने हैंडल्स किया है। मैम मेरा क्वेश्चन था कि 18th अमेंडमेंट में भी तो डिसेंट्रलाइजेशन तो फेडरल आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। एक मिनट मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए 18 अमेंडमेंट इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी तो डिसेंट्रलाइजेशन है, उसमें भी तो वो भी तो एक रिफॉर्म में ही आ रहे हैं ना, कि प्रोविंसेस को दी गई है पावर, ताकि ये प्रोविंसेस क्या होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के ज्यादा करीब है, इस वजह से। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि 18 अमेंडमेंट को भी हम न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में लिख ही सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो डिसेंट्रलाइजेशन ही की गई है कि उन प्रोविंसेस को पावर दी गई है, क्योंकि प्रोविंसेस में गवर्नमेंट आती है, लोकल गवर्नमेंट वगैरह, तो वो ज्यादा जो लोगों के ज्यादा करीब है, इस वजह से इसमें भी तो डिसेंट्रलाइजेशन ही की गई है। बिल्कुल, इसमें इवन जो रिफॉर्म्स अभी तक हो चुकी है ना एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, वो सारी डिस्कस हो सकती है, इंक्लूडिंग 18th अमेंडमेंट। अच्छा, मेरा फोकस इसीलिए था कि रादर देन मैं आप लोगों को थियोरेटिकल डिस्कशन करती जाऊं और उससे भी आप बोर हो जाएं, आई वांट कि हम रियल टाइम एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस कर लें, तो उससे ये कि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये जो आप अभी कह रही हैं कि प्रीवियस 18th अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट, तो यस, उसको हम इंटायरली डिस्कस कर सकते हैं, तो उससे भी जो है वो बेहतरी हुई है।
लेकिन मैम जो पब्लिक ये प्राइवेट पार्टनरशिप से भी जो है वो बेहतर होता है जो ये परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है। यस जी मैम, नूर बच्चे और आपने एड्रेस किया है। रियलिटी इनकम सोर्स भी तो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है ना मैडम, देखा जाए तो, क्योंकि वो भी तो इक्विटी। फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, इक्विटी को प्रमोट कर रहे हैं ना मैम, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं वो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पड़ी। जी जी बिल्कुल। और और मैम मैम मुझे एक और बात करनी थी, आपने बोला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोई नोट्स हैं, तो वो अगर आप क्लासरूम में सेंड करवा देंगी मैम को बोल के तो। नूर बच्चे आपने एड्रेस किया है। मैम मैंने पूछा था जो आई थिंक पिछले साल आई है 2025 में, आई गेस 27th अमेंडमेंट आई थी, तो इसमें जो एफसीसी कोर्ट्स बनी है तो वो तो मतलब सेंट्रलाइजेशन हो रही है फिर से, कि आपने जुडिशरी से राइट ले लिया सुप्रीम कोर्ट से और आपने अपनी लेकिन फेडरल वो कोर्ट जो क्रिएट हो गया था ना ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उस पे कोई ऐसा जो है वो चीज फुल स्टॉप नहीं लगा, वो उसी तरह से कंटिन्यूटी है। लेकिन मैम जो जुडिशरी में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जगह दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट से सेपरेट है। ओके सही। दैट इज उसका कोई ऐसा लिंक नहीं बनता कि हम उसको जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो लिंक करें। वो एक यस एक ट्रू उसका है, एक गवर्नमेंट के साथ वो एक प्रोसेस, बट इसके साथ जो है हम लिंक नहीं कर सकते, बिकॉज here we are talking about the welfare of people by creating something जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन भी एफिशिएंट हो सके और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो बेहतरीन किया जा सके। ठीक है। ओके मैम, लेकिन उसमें हम ट्रांसपेरेंसी को डाल सकते हैं ना, कि उससे हाँ ट्रांसपेरेंसी कम हो। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी जो है और फिर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी आ जाएगी वो किया जा सकता है, वो डिस्कशन हो सकता है। ठीक है। बस इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्लाइड्स आप लोगों को शेयर करवा देती हूँ आज, और स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। अगर इन केस कोई क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट क्लास में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, क्लास अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। वापस मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।